इन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज 6 को कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंतर्गत पार्ट सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे, जो सिटीजनशिप को डील करता है आर्टिकल 5 to 11। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिटीजन्स का मतलब क्या होता है। ए सिटीजन ऑफ ए स्टेट इज़ ए पर्सन हु एंजॉय फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिटीजन्स उस व्यक्ति को कहेंगे, वह व्यक्ति जिसके पास क्या अधिकार है, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स का। The right not to be discriminated against any citizen on ground of religion, sex, caste, place of birth, etc. उस व्यक्ति का अधिकार को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, या तो वह व्यक्ति किस धर्म का है, किस जाति का है, उसका जन्म कहाँ हुआ, इसके अंतर्गत उस व्यक्ति का अधिकार को नहीं छीना जा सकता। तो उसको हम सिटीजन्स कहेंगे, वह व्यक्ति जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दोनों को एंजॉय करे और उसको अधिकार मिले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में क्या कहता है, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप की बात करते हैं और क्या है, बाय डोमिसाइल। तो ये भारत के जो लोग भारत में थे उसकी नागरिकता की बात हो रही है। तो इसके अंतर्गत क्या है, 2 कंडीशन फुलफिलमेंट करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। तो पहला क्या, देखिए, ही मस्ट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जब भारत में संविधान लागू हुआ उस समय उस व्यक्ति का डोमिसाइल था कहाँ, भारत के अंतर्गत। तो पहला तो कंडीशन ये है, और दूसरा 3 कंडीशन नीचे है, इसके अंतर्गत से एक कंडीशन उसको पूरा करना है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, ही वॉज बॉर्न इंडिया, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या दूसरा एदर ऑफ हिज पेरेंट वाज बॉर्न इन इंडिया, या तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या तीसरा ही मस्ट हैव बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 5 ईयर इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन उसको पूरा करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 5 भारत का नागरिक होने के लिए। तो पहला तो क्या उसका क्या बोलते डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया में, और नीचे जितने कंडीशन दिए इस कंडीशन में से एक कंडीशन को अगर वो पूरा करता है तो अंडर आर्टिकल 5 व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। एक टर्म आया डोमिसाइल। तो डोमिसाइल का मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति का परमानेंट हाउस होना चाहिए, परमानेंट घर होना चाहिए रहने का। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जा करके कहीं 2 महीना 3 महीना जाकर रह लिया, अब वो बोलेगा ये मेरा डोमिसाइल है। ऐसा डोमिसाइल का मतलब ये नहीं होता है। डोमिसाइल का मतलब उस व्यक्ति का जो इंटेंशन जो होता है ना, वो परमानेंट होना चाहिए और परमानेंट हाउस होना चाहिए उस व्यक्ति का, उसको डोमिसाइल कहते हैं। ये केस लॉ में बताया गया था, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया था, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इन इंडिया आर्टिकल 5 रिकॉग्नाइज ओनली डोमिसाइल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 5 किसको रिकॉग्नाइज करता है, किसको मान्यता देता है, डोमिसाइल ऑफ इंडिया। मतलब डोमिसाइल ऑफ स्टेट नहीं होगा, जैसे आप किसी स्टेट में रह रहे, बिहार में रह रहे, झारखंड में रह रहे, गुजरात में रह रहे, तो डोमिसाइल ऑफ स्टेट नहीं होता, डोमिसाइल ऑफ इंडिया ही होता है। क्यों, क्योंकि भारत में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। ठीक, तो यहाँ आपने आप डोमिसाइल टर्म को समझ लिया केस के माध्यम से। अब देखिए, ये डोमिसाइल के लिए 2 एलिमेंट ज़रूरी है। पहला क्या, ए रेजिडेंस ऑफ ए पार्टिकुलर काइंड, दूसरा क्या, एन इंटेंशन ऑफ ए पार्टिकुलर। उस व्यक्ति का रेजिडेंस होना चाहिए एकदम परमानेंट, घर होना चाहिए। दूसरा क्या, उस व्यक्ति का इंटेंशन होना चाहिए कि हमको भारत में ही रहना है, तो उस व्यक्ति का उसको डोमिसाइल माना जाएगा। तो ये अंडर आर्टिकल 5 आपको बता दिए। अब देखते हैं अंडर आर्टिकल 6 क्या प्रोविजंस है नागरिकता के संबंध में। तो आर्टिकल 5 तो जो भारत में व्यक्ति रह रहे हैं उनकी नागरिकता के बात कर रहा था। अब आर्टिकल 6 किसकी बात करता है वो देखते हैं। सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ये उस व्यक्ति की नागरिकता की बात कर रहा है जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आए। तो उसमें क्या कंडीशन है वो देखते हैं, क्या कहता है। देखिए, पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज फॉर द पर्पस ऑफ सिटीजनशिप। इसको 2 भागों में बांटा गया है। कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आया तो क्या क्या, तो पहला कंडीशन इसमें दो कैटेगरीज में, पहला कैटेगरीज क्या है, दोज हु कम टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948, वह जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए। दूसरा, दोज हु कम ऑन आफ्टर जुलाई 1948, वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद आया। तो ये कंडीशन है। आप देखते हैं अंडर आर्टिकल 6 क्या कह रहा है। आर्टिकल 6 provides that a person who has migrated to India from Pakistan shall be deemed to be citizen of India at the commencement of the Constitution 26 जनवरी 1950। आर्टिकल 6 किसकी बात करता है, क्या प्रावधान कह रहा है कि उस व्यक्ति की नागरिकता की बात कर रहा है जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया, कब, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
कब? जब भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त है। पहला क्या? तो उस व्यक्ति को क्या, ही और अदर हिज पेरेंट्स, या तो वो या तो उसके माता पिता का जन्म या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म कहाँ हुआ? भारत में हो। लेकिन भारत कहाँ, वो भारत कहाँ डिफाइंड है? इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 के तहत वो डिफाइंड है भारत, वहाँ उसका जन्म हुआ हो। आप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ये भी समझिएगा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत सारे प्रोविजन संविधान में हमारा लिया गया। ठीक है, तो ये कंडीशन था कि कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में आया तो उसको ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो उसका क्या कंडीशन है? तो उसमें तो पहला कंडीशन ये है कि उसका भी जन्म होना चाहिए भारत में, है ना, उसके माँ बाप का हो या फिर उसके दादा दादी का जन्म हुआ हो भारत में। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन और भी है, वो देख लेते हैं। क्या कहता है? इन केस ऑफ माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948, the date of permit system for the such migration was introduced. He has ordinarily residing in India since the date of his migration. कम से कम उस व्यक्ति को जब वो माइग्रेट किया था कम से कम 6 महीना से भारत में रह रहा हो। ठीक, अब ये क्या है? तो क्या बोलते हैं, परमिट सिस्टम फॉर दी सच माइग्रेशन वाज इंट्रोड्यूस, मतलब एक परमिट सिस्टम बनाया गया था जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले, कि जिस व्यक्ति को पाकिस्तान जाना है चले जाओ, जिस व्यक्ति को भारत आना जाओ। ये एक क्या बोलते हैं, परमिट सेटलमेंट बनाया गया था। तो इसके अंतर्गत, और दूसरा क्या है कि इन केस ही माइग्रेटेड ऑन आफ्टर जुलाई 1948 ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस, है ना। तो कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत आया है तो उस व्यक्ति को क्या कर लिया गया है? रजिस्टर्ड कर लिया गया है एज ए सिटीजन। किसके द्वारा? ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया था उन्होंने क्या किया? उसे एज ए सिटीजन उसको रजिस्टर्ड कर लिया, तो वो अंडर आर्टिकल 6 भारत का नागरिक माना जाएगा। अब देखिए क्या कहता है इसमें, एक प्रोविजो है, प्रावधान क्या है? प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज़, उस व्यक्ति को रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा जब तक कि वो कुछ क्या कंडीशन नहीं पूरा करे। रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, कम से कम भारत में उसको 6 महीना रहना होगा। इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन, वो जो जिस डेट का एप्लीकेशन दे रहा है उससे पहले वो 6 महीना भारत में रह रहा हो, उसका प्रोविजन है। ठीक, इफ सच एव कंडीशन आर सेटिस्फाइड ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर ये सारे कंडीशन को वो व्यक्ति पूरा करता है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा अंडर आर्टिकल 6, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया। अब देखते हैं आर्टिकल 7 क्या कहता है। अब आर्टिकल 7 ये कह रहा है सिटीजन्स ऑफ माइग्रेट ऑफ पाकिस्तान, वह व्यक्ति जो क्या कर गया? माइग्रेट कर गया, पाकिस्तान चला गया। तो यह क्या कहता है? देखिए, अंडर आर्टिकल 7 ए सिटीजन बाय डोमिसाइल और माइग्रेशन सीजेस टू बी सिटीजन इफ इज माइग्रेट टू पाकिस्तान आफ्टर मार्च 1947। कोई एक व्यक्ति है जो 1 मार्च 1947 के बाद वो क्या हुआ? पाकिस्तान चला गया, तो क्या उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा? तो अंडर आर्टिकल 5 और 6 तो कहता है कि नहीं माना जाएगा, लेकिन इसका भी क्या एक एक्सेप्शन है। हर एक जनरल रूल का एक एक्सेप्शन होता है, वो क्या है? देखिए, हाउएवर, हालांकि मेड इन फेवर ऑफ ए पर्सन हु हैज़ रिटर्न टू इंडिया ऑन बेसिस ऑफ परमिट फॉर सेटलमेंट इन इंडिया, सच ए पर्सन इज इंटाइटल्ड टू बिकम इट सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही अदर कंडीशन नेसेसरी फॉर इमाइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर जुलाई 1948 अंडर आर्टिकल 6 he can register himself a citizen of India in the same manner as a migration from Pakistan after July 1948। तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा अगर वो व्यक्ति परमानेंट है ना, किस परमिट से? परमिट फॉर सेटलमेंट से इंडिया में अगर वापस आ गया, वो खुद को आके यहाँ रजिस्टर्ड कर रहा है, तो उस व्यक्ति को भी भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 8 देखते हैं क्या कहता है। सिटीजन ऑफ ए पर्सन इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ये उस व्यक्ति की नागरिकता की बात कर रहा है जो इंडियन ओरिजिन तो है लेकिन वो कहाँ रह रहा है? आउटसाइड इंडिया, मतलब विदेश में रह रहा है। ठीक, तो आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन और अदर ऑफ हुज पेरेंट्स, क्या कहता है? आर्टिकल 8 क्या प्रावधान है? कोई भी व्यक्ति या उसका माता पिता। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या है? और एनी दोज ग्रैंड पेरेंट्स, या तो उसका दादा दादी का जन्म भारत में हुआ है, और वो भारत कहाँ डिफाइंड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिफाइंड है, तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या है इसमें? देखिए, हु इज़ ओरिजिनली रिजाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है?
भारत से बाहर रह रहा है शैल बी डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो माना जाएगा इफ़। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन लगा दिया गया, क्या कंडीशन, ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमेटिक और काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री वेयर ही इज़ फॉर द टाइम बिंग रिजाइडिंग। और उस देश में जाकर के वो रह रहा है जो भारत के डिप्लोमेटिक और काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने उसे भारत का नागरिक एज ए रजिस्टर्ड कर लिया है। तो और दूसरा क्या, ऑन एप्लीकेशन मेड बाय हिम इन द फॉर्म ऑफ मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। और वो एप्लीकेशन दिया है प्रॉपर मैनर से जो भारत सरकार ने उसके लिए जारी किया है, ठीक। तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 8 उस व्यक्ति को भारत का नागरिक मानेगा, ठीक है। अब आर्टिकल 9 देखते हैं इसके अंतर्गत क्या कहता है। आर्टिकल 9 प्रोवाइड्स दैट इफ ए पर्सन वॉलंटरली एक्वायर्स द सिटीजन ऑफ एनी फॉरेन स्टेट ही शैल नॉट बी एबल टू क्लेम सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिकता को अगर ग्रहण कर लेता है, उस देश के नागरिक, उस देश में जाकर के नागरिक बन जाता है, वहाँ का नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो आर्टिकल 9 कहता है ही शैल नॉट बी एबल टू क्लेम सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। वो व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता भारत के नागरिकता के लिए। तो सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति अगर दूसरे देश में जाकर के वहाँ के नागरिकता को अगर प्राप्त करता है तो अंदर आर्टिकल उसका नागरिकता खत्म हो जाता है, वो भारत का नागरिकता को क्लेम नहीं कर सकता। आर्टिकल 10 क्या कहता है वो देखिए। आर्टिकल 10 प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन हु इज़ और डीम टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हर एक व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन शैल कंटिन्यू टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जो जितने ऊपर सारे प्रावधान हमने जो पढ़ा उसके अंतर्गत उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन हाउएवर इसमें एक कंडीशन लगा दिया गया, क्या कहा गया है, हाउएवर टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। लेकिन इसके अंतर्गत पार्लियामेंट चाहे तो नागरिकता के संबंध में कोई कानून बना सकता है, ठीक। अब आर्टिकल 11 देख लेते हैं, इसके अंतर्गत क्या कहता है। तो पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। आर्टिकल 11 जो है पार्लियामेंट्स को ये पावर देता है सिटीजनशिप रिगार्डिंग वो किसी प्रकार का कानून बना सकता है। तो एक एग्जांपल दिया है मैंने कि वो कौन सा कानून बना सकता है। तो सिटीजनशिप एक्ट बनाया 1955 का, भारत क्या किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक। तो ये एक्ट क्या करता है बताता है, द एक्ट प्रोवाइड्स डैट फॉर द एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 5 वेज, ठीक। तो भारत का संविधान लागू होने के बाद किसी व्यक्ति को अगर भारत का नागरिकता चाहिए तो इस एक्ट के तहत उसको कैसे 5 तरीके से नागरिकता दिया जा सकता है। एक तो पहला क्या, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसके अंतर्गत उस व्यक्ति को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत उस व्यक्ति को नागरिकता दिया जा सकता है, जिसे पार्लियामेंट ने बनाया 1955 में। तो ये एक क्या बोलते हैं, मैंने ब्रीफ तरीके से मैं सारे पॉइंट्स को पॉइंट टू पॉइंट मैंने डील किया। जो आर्टिकल 5 to 11 जो भारत संविधान का पार्ट 2 से नागरिकता को बताता है उसको मैंने बताने की कोशिश किया। तो ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स 1 to 6 ये चल रहा है, 6ठा नंबर चल रहा है। आप अगर 1 to 5 लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जा कर के इसको देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्यन लॉ क्लासेस।